नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम सेबी की जो बोर्ड मीटिंग हुई है कल, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बाहर निकल के आई है। और उसमें जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वीकली ऑप्शन बंद होगा या फिर नहीं होगा। अगर कल की न्यूज़ के हिसाब से मैं देखूँ, सेबी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिसके रिगार्डिंग उन बोला गया हो कि वीकली ऑप्शन बंद हो जाएगा। बट जब कुछ एंकर्स ने रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि वीकली ऑप्शन बंद होगा क्या होगा, तो उन्होंने बोला है कि हाँ, हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, इट्स टेक टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम से बंद हो सकती हैं। तो हम कुछ सोच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन पेपर लाएंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। बट इट्स टेक टाइम। अब मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं और देखा जाए तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, फिर भी ये इतना डिसाइड करने में प्रॉब्लमेटिक क्यों हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि वीकली ऑप्शन एक बिज़नेस मॉडल है, ठीक है ना? चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे वो एक्सचेंज के लिए हो, चाहे वो ब्रोकर्स के लिए हो, ये एक बिज़नेस मॉडल है, इससे रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है ना? क्योंकि वीकली ऑप्शन में वॉल्यूम आता है, मंथली में उतना वॉल्यूम नहीं आता कि रेवेन्यू जनरेट हो सके। अगर वीकली ऑप्शन बंद होते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को इम्पैक्ट होगा। जस्ट लाइक आपने कल एक आर्टिकल देखा होगा कि अगर वीकली ऑप्शन बंद होता है, तो बीएसई को कितना हिट लग सकता है, ठीक है ना? अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो जेफरीज़ ने यहाँ पे 4 रिस्क सिनेरियोज़ बीएससी के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, तो जहाँ पे इन्होंने बताया कि कितना-कितना वॉल्यूम श्रिंक होगा, इनको कितना हिट लगेगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट करके बताई हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, अभी जो वीकली ऑप्शन अब जो बचा है, एक-एक इंडेक्स का बचा है, वो एक बिज़नेस मॉडल है। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो कहीं न कहीं एक्सचेंज को चलाने में हेल्प करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सुबह मुँह उठे और कह दिया कि अरे यार वीकली ऑप्शन बंद। ठीक है? तो आप मंथली में काम करो। तो मंथली में जब जाएगा तो कितना रेवेन्यू हिट होगा, एक्सचेंज चल पाएँगे, नहीं चल पाएँगे, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मेंटेनिंग कॉस्ट लगती है, एम्प्लॉइज़ होते हैं, पचासों चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद ही ये डिसीज़न लिया जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं बोला गया, बट अगर आप परसेंटेज वाइज़ देखोगे तो करीब 80% चांसेस हैं कि कंसल्टेशन पेपर आएगा और कंसल्टेशन पेपर के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा, ये बात की चीज़ है। बट आप मान के चलो 3 से 6 महीने इस चीज़ को लग सकते हैं। अ, अगर बंद भी होगा तब भी, और अगर नहीं भी बंद होगा तब भी आप मान के चलो 3 महीने के आस-पास आपको सारा आउटकम समझने में लगेगा। तो फिलहाल ये न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे। बट वही वाली बात है ना कि मतलब अल्टीमेटली वीकली ऑप्शन को बंद करने का रीज़न सिर्फ़ इनके पास एक ही है, अगर देखा जाए कि वो रीज़न सिर्फ़ एक ही है, वो ये बोलते हैं कि रिटेल को लॉस हो रहा है। तो रिटेल को ये कैसे प्रॉफ़िट दिलाएँगे, मेरे को नहीं आइडिया है कि हाँ, शायद हम लोगों को कुछ प्रॉफ़िट दिलवा दें ये किसी एंगल से, तो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट में जाता है बंदा और सारे लोग इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, मान लो सब इन्वेस्टर बन गया, लेट अस सपोज़ मुझे 5 करोड़ का माल आज खरीदना है, ठीक है? मैंने 5 करोड़ का माल खरीदा, उसके अगेंस्ट मैंने ब्रोकरेज दे दी, एसटीडी दे दी, टर्नओवर चार्जेस दे दिया। अब मैं ये 5 करोड़ का माल जाके 5 साल बाद बेचूँगा, 10 साल बाद बेचूँगा, तो तब मैं एक छोटी-सी ब्रोकरेज टैक्सेस पे करूँगा। तो इस बीच में जो एक्सचेंज चलेगा, वो एक्सचेंज कैसे चलेगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो रहेगा। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं अब बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो अपने रिसर्च है उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो मेबी ये सारी चीज़ों को देख के सेबी ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगी, कितना-कितना किस चीज़ को हिट लगेगा। अगर वो हिट कैलकुलेटिव होगा कि हाँ, बंद करते हैं इसको, ये जो हिट लग रहा है रेवेन्यू का, ये हम झेल सकते हैं या फिर एक्सचेंज झेल सकता है, तो फिर बंद हो जाएगी। और अगर ये नहीं झेल सकते या फिर इनको प्रॉब्लम होने वाली है, तो फिर ये चलती रहेंगी। क्योंकि अगर आप देखोगे बीएसई का शेयर, जैसे जेफरीज़ ने जो चीज़ बोली है, मेरे को तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वीकली के मतलब जो बीएसई का जो शेयर प्राइस है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। हुँ। बीएसई करीब आपको दिख रहा है यहाँ पे 2017 में लिस्टेड हुआ था, ठीक है? 2017 में। और अगर मैं एनएससी की बात करूँ, तो एनएससी ने वीकली कॉन्ट्रैक्ट 2016 में लाया था बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले।
ठीक है ना? और इसके बाद एनएससी ने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया था इसमें और ये कंटिन्यू चल रहे थे। देन उसके बाद निफ्टी में आए और फिर धीरे-धीरे सारे इंडेक्स में आ गए क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेशन था अल्टीमेटली चाहे रिटेल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे जिनको अलाउड है फ्यूचर में ट्रेडिंग ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का, उनको सबका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत अच्छा मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वीकली ऑप्शन में क्या है कॉस्टिंग कम लगती है, समझ रहे हैं? हम तो 1-2 लॉट लेने वाले लोग हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, वो तो मल्टीपल ट्रेडर्स मल्टीपल लॉट लेते हैं, तो उनको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कॉस्टिंग इन द सेंस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखो लेट अस सपोज 16 सितंबर की एक्सपायरी में कोई ट्रेड कर रहा है बड़ा इंस्टीट्यूशनल, तो अगर वो एट द मनी में कॉल और पुट में खेलता है तो आप देखो 93 की कॉल है और पुट कितनी है 55 की। अगर ये इसको बाय सेल करता है एक लॉट में, टर्नओवर कितना हो गया आपका 200 का टर्नओवर हो गया। वहीं अगर आप मंथली में जाओगे तो मंथली में जब आप एट द मनी में काम करोगे तो आप देखो 250 चल रही है, 150 चल रही है, तो ऑलमोस्ट जो आपका टर्नओवर है वो कितना पहुंच गया, 200 से करीब करीब आपका 500 टर्नओवर पहुंच गया। तो ये जो टर्नओवर एक्स्ट्रा बढ़ा इसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो वो जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी जब आप मंथली में काम करोगे। तो इसी चीज़ को देखने में बड़े-बड़े लोगों की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए वो मंथली में उतना ज़्यादा काम नहीं करते थे और मंथली में लिक्विडिटी ना होने का रीज़न भी यही है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट हाई हो जाती है, ठीक है ना? वीकली में कॉस्टिंग कम रहती है, तो इसलिए लोग वीकली में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। पैसा बने ना बने वो बात की चीज़ है, बट आप कॉस्ट तो देखोगे ना कि कॉस्टिंग कितनी लग रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना? और हाँ, बीएससी के शेयर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या है 2017 में लिस्ट हुआ था 100 रुपए से गिरते-गिरते-गिरते 18 निकल गया, 19 निकल गया और 20 तक। इस शेयर में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब चल तो तब भी रहा था, ठीक है? 2020 के बाद 21 तक इसमें कुछ नहीं हुआ और फिर आपका 2022 आता है जहाँ पे कि इसमें ये 22 क्या 21 के बाद जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुए बैंकेक्स में और सेंसेक्स में, तब जाके इसके दिन पलटना स्टार्ट हो गए थे। फिर पहला बुल रन में ये ऑलमोस्ट ट्रिपल के आसपास हो गया था और फिर 2023 के बाद और पार्टिसिपेशन बढ़ा क्योंकि एक्चुअल में 2022 और 23 के बीच में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है? उसके बाद ये आपको दिख रहा है ये मल्टी बैगर इसी बेसिस पे बना था। तो अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट बंद होते हैं तो आप इस शेयर से तो बहुत दूर रहिएगा, ठीक है ना? अगर क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो में भी था और मैंने इसको अल्टीमेटली निकाल दिया है क्योंकि इतनी अनसर्टिनिटी में मैं ऐसा नहीं चाहता था कि नज़ारा टेक की तरह मेरा हाल हो जाए क्योंकि नज़ारा टेक में मेरे को ऑलमोस्ट जब ये बैन हुआ तो उसमें भी मेरे को 8-9% का मतलब लॉस हुआ था। तो मेरे को अल्टीमेटली वो लॉस में स्क्रिप्ट काटनी पड़ी थी। रेखा झुनझुनवाला को तो सपना आ गया था, उन्होंने तो टॉप पे बेच दिया था, मेरे को सपना नहीं आया, तो मैं उसमें से मेरे को लॉस लेके ही एग्ज़िट करना पड़ा था। तो इसलिए इसमें मैंने प्रिकॉशन के लिए पहले ही बेच दिया मैंने इसको कि इसको रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। हालाँकि मैंने मैंने जो बाइंग थी मेरी वो करीब ऐसी थी 1400-1500 रुपए की, बट मैंने इसको पहले ही बेच दिया था। थोड़ा-सा मेरा लंबा व्यू था इसको रखने के लिए लेकिन मेरे को व्यू चेंज करना पड़ा था, ठीक है? तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि सेबी ने मैं अभी तो कुछ नहीं बोला है, कंसल्टेशन पेपर आएगा, कंसल्टेशन पेपर आने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में सेबी चाहती क्या है, ठीक है ना? और अगर ट्रेडर्स का सबका बेनिफिट कराना चाहती है, सबको प्रॉफ़िट दिलाना चाहती है, तो किस तरीके से दिलाएगी? किसी भी चीज़ को ख़त्म करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है ना? मान लीजिए जस्ट लाइक जैसे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट वार्निंग देती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ठीक है ना? दारू पीने से ये होता है, बट उसको बंद नहीं किया, समझ रहे हैं? तो आप वार्निंग तो ऑलरेडी दे रहे हो कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर आर लॉस मेकिंग वो सारी चीज़ें, बट बंद करने से अगर किसी को प्रॉफिट हो जाएगा तो वो पता नहीं क्या सिनेरियो रहेगा। बट फिलहाल ये समझ लीजिए कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं ये, इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स मार्केट के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से ट्रेडर भी ज़रूरी है और ट्रेडर इकोसिस्टम हमारे इंडियन मार्केट में तो ज़ीरो है। ट्रेडर्स के लिए तो कोई कुछ नहीं सोच रहा, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स ट्रेडर ही पे करता है। अगर देखा जाए, अगर आप एसटीटी वगैरह को सब कुछ कैलकुलेट करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा टैक्स ट्रेडर ही पे कर रहा है। एसटीटी, टर्नओवर चार्जेस, ये सारी चीज़ों को मतलब ट्रेडर ही एक्सचेंज चला रहा है, ट्रेडर ही एसटीटी पे कर रहा है, ट्रेडर ही ब्रोकरेज हाउस रन कर रहा है। तो अगर ट्रेडर ही खत्म हो जाएगा तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? वो चीज़ देखते हैं ओवर द टाइम कैसे पता चलेगा। और रही बात लिक्विडिटी की, तो जिस तरीके से उन्होंने कैश मार्केट को बर्बाद किया है, जो आपकी माधवीपुरी बुश थी उसने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लाके
ऐसी ही अब ये डेरिवेटिव मार्केट को भी ख़राब करने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो लॉन्गर टर्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ेगा। शॉर्टर टर्म में नहीं पड़ेगा, लॉन्गर टर्म में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आपके मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या होगा कि किसी को अगर अच्छा माल खरीदना है, मान लो 5-6 हज़ार करोड़ की बाइंग करनी है एक दिन में, तो उस टाइम क्या होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। मतलब फिर आपको जो एक स्प्रेड होंगे ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। चाहे वो कैश मार्केट के हो, चाहे वो डेरिवेटिव मार्केट के हो, तो वो चीज़ है। किसी को जब मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आएगी या बैड फेज़ आएगा इकोनॉमी का, मार्केट गिरेगा, तो उस टाइम हेजेस कैसे काम करेंगे, शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट करनी है तो कैसे काम करेंगी, वो चीज़। हालाँकि रिटेल में इसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि रिटेल कितना लॉ भाई रिटेल को अगर हैज करना है तो वो 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में करता है, बट मार्केट रिटेल नहीं चलाता। मार्केट तो बड़े लोग ही चलाते हैं। अब उनकी पोजीशन नहीं क्रिएट होगी तो किस तरीके से पैनिक करेंगे, उस चीज़ को देखने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो वो लॉन्गर टर्म के हिसाब से ये सारे सिनेरियो जो अभी क्रिएट हो रहे हैं ना, जैसे अभी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें कैश मार्केट को डेवलप करना है। 2 साल पहले इन्होंने ही डिसीज़न लिए हैं कि कैश मार्केट में मार्जिन नहीं देंगे। इवन जो बीटीएसटी का जो मार्जिन था उसको भी 20% ब्लॉक कर देते थे, जिसका रूल अभी इन्होंने हटाया है। तो फिलहाल जो इनके अभी तक के जितने भी डिसीजन थे वो सारे रॉन्ग थे। वीकली ऑप्शन का अप्रूवल इन्होंने ही दिया। अब ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा मतलब अब हम इसको हटा रहे हैं, मतलब वो डिसीजन इनका गलत था, ठीक है। कैश मार्केट के मार्जिन के सारे रूल इन्होंने लाए कि मार्जिन नहीं मिलेगा, सिर्फ 4x का मिलेगा और प्लस आपका बीटीएसटी नहीं कर सकते आप। बीटीएसटी में भी 20% मार्जिन ब्लॉक रहेगा। आज आप बाय करके कल सेल कर रहे हो, आपका पूरा मार्जिन रिलीज़ नहीं होगा। ये सारे रूल ये ही लाए और अब जाके ये धीरे-धीरे इन रूल्स को हटा रहे हैं और अब ये बोल रहे हैं कि कैश मार्केट को हमें डेवलप करना है। तो कैश मार्केट ऐसे डेवलप नहीं हो सकता। कैश मार्केट को अगर आपको डेवलप करना है, इन्वेस्टर्स लाने हैं, तो अब एलटीसीजी हटा दो ना। सीधा-सीधा बोलो भैया 12.5% एलटीसीजी नहीं लगेगा, आप इन्वेस्टिंग करो। देखो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज के टाइम में लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड में ये जो 12.5% का एलटीसीजी है, कहीं ये 20% ना पहुँच जाए। अगर 20% पहुँच गया तो इन्वेस्टर को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन ही सारे रिटर्न खा जाएगी। तो वो प्रॉब्लम के चक्कर में लोग म्यूचुअल फंड तक में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हैं। ठीक है ना? तो ये सिनेरियो है। फिलहाल तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है, बट आप मान के चलो कुछ ना कुछ लाएँगे। और क्योंकि जिसके हाथ में खुजली है, जिसके सर में खुजली है और जिनको ये लग रहा है कि रिटेल को लॉस हो रहा है, रिटेल को बचाना चाहिए, तो भैया बचा लो हमें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? कुछ प्रॉफ़िट दिला दो, वो बहुत अच्छी बात है। जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियाँ 36,000 करोड़ रुपया कमा के चलेगी इंडियन मार्केट से, लोगों को मैनिपुलेशन में फँसा के। उनके अगेंस्ट ये कुछ नहीं कर पाए, उल्टा उन्होंने इनके ऊपर केस ठोक दिया सेट के अंदर कि भैया हमारी सारी ट्रेड सही हैं, इन्होंने जो बोला है वो गलत है। अब पहले इसको ये डिफेंड करेंगे, उसके बाद इनको उसका आउटकम भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।